अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप लोगों का इस्तकबाल है मुताला सीरीज नीट इम्तिहान की तैयारी में। और मैं हूँ शेख जावेद अहमद और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ खलिया हयात की इकाई इस चैप्टर की प्रिपरेशन में। नाउ बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात किए थे प्लास्टिड। प्लास्टिड हमने समझा था, प्लास्टिड का रोल हमने समझा था, प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप हमने समझे थे। नाउ अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि प्लास्टिड को सिंपल वर्ड में डिफाइन कैसा करेंगे, प्लास्टिड की सिंपल आप तारीफ कैसा करेंगे, प्लास्टिड की डेफिनेशन सिंपली क्या बनेंगे। प्लास्टिड का मतलब होता है उजूचा, ऐसा उजूचा जिसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स। देन हमने कहा था कि पिगमेंट की बेसिस पे जो प्लास्टिड होते हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक था क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बात किए थे। नाउ बच्चों, आज हम तो डिटेल में क्लोरोप्लास्ट स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं तो उनके पास डिफरेंट टाइप के कलर पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट के अंदर डिफरेंट कलर आते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब ऐसा पिगमेंट जिसके पास क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और थर्ड था ल्यूकोप्लास्ट, जहां पर कलर लेस होता है, यानी ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कोई कलर वहां डेवलप नहीं हो रहा है, या हम ये कहेंगे वहां कोई पिगमेंट होता ही नहीं है जिसकी वजह से वहां कोई स्पेशल कलर डेवलप नहीं होता, इसलिए उनको कहा जाता था ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट के हमने वहां पर डिफरेंट टाइप देखे, है ना। नाउ बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। हम यहाँ पर जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। तो सिंपल मैं पहले डिफाइन कर देता हूं व्हाट इज मीन बाय क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का सिंपल मीनिंग याद रखना, क्लोरोप्लास्ट मीन्स प्लास्टिड हैविंग ग्रीन कलर पिगमेंट, या ऐसा प्लास्टिड जिसके पास हरे रंग के क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उस प्लास्टिड का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। उस प्लास्टिड का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट मेनली कहां पर काम करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट मेनली काम करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहां पर काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस को हम उर्दू में कहते हैं शुआई तरकीब। क्या कहते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस को उर्दू में शुआई तरकीब का अमल। तो यहाँ सिंपल याद रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसको अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या कहेंगे, प्लास्टिड विच हैविंग क्लोरोफिल एज अ पिगमेंट। और उसका काम क्या होता है, शुआई तरकीब। क्या होता है उसका काम, शुआई तरकीब, दैट इज फोटोसिंथेसिस। नाउ बच्चों, अब डिटेल में हम लोग इसकी क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट को समझने वाले हैं। तो यहाँ एक बात आप पहले समझ लीजिए, वो एक बात क्या है, वो एक बात ये है कि क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए, तो इसके इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इसको अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में से किसी ना किसी एक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट समझना है ना। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होते हैं, तो ये जो होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, सब्ज पौधों में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होता है, सब्ज पौधों में। और सब्ज पौधों में भी कहाँ पर होते हैं, उनके पत्तियों के अंदर, उनके लीफ के अंदर, उनके पत्तों के अंदर। और पत्तियों में भी कहाँ पर होते हैं, मेसोफिल खलिया। कहाँ पर होते हैं, मेसोफिल खलिया। तो यहाँ सिंपल याद रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ पर होती है, ये होती है सब्ज पौधों में। किसमें होती है, सब्ज पौधों में। सब्ज पौधों में कहाँ होती है, तो सब्ज पौधों में कहाँ पर होती है, पत्तियों में। और पत्तियों में भी कहाँ पर होती है, तो पत्तियों में ये होती है मेसोफिल सेल। कहाँ पर होती है,
मीजोफिल सेल, ये हम कहेंगे उसको मीजोफिल खलिया। कहाँ पर होती है? मीजोफिल खलिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना कि ये कहाँ पर होते हैं, मीजोफिल खलिया। अब इनका जो शेप होता है तो वो कैसा होता है? तो कुछ जगह पे ये अदसे नुमा होते हैं, यानी हमारा जो गॉगल चश्मा होता है ना, अदसा नुमा वैसा, या बैजवी कलर का यानी अंडा, गेंद नुमा यानी गेंद बॉल की तरह होता है, कहीं पर ये तख्ती नुमा होते हैं, इनका शेप थोड़ा सा चेंज होता है, और कभी कभी ये कैसे होते हैं, रिबिन की शक्ल में। मतलब यहाँ सिंपल ये चीज समझना है कि इनका कोई स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये कैसे दिखाई देते हैं, आमतौर पे ये बैजवी दिखाई देते हैं। तो अब स्पेस किस तरह का है, लीफ के अंदर जगह कैसी है, उस जगह के हिसाब से इनका शेप डिफाइन होता है। जैसा आप 100 लोग एक क्लास के अंदर है, या एक ऐसी जगह पे आप सब लोगों को रहना है या सोना है जहां जो बहुत कम है, तो अब आप कैसे सोएंगे, कैसे सोएंगे? तो कोई गोल होके सो जाएगा, कोई अपने पेट में मुंडी डाल के सो जाएगा, कोई अपने पैर अपने करीब रख के सो जाएगा, कोई कैसा सोएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्पेस, कि वहाँ स्पेस कैसा है, उस स्पेस के अकॉर्डिंग वो बंदा वहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर है कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर किस तरह का स्पेस है। स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत क्लियर है, तो वो वहां पर गोल हो सकता है, वहां पर अदसनुमा हो सकता है, वहां पर गेंदनुमा हो सकता है, या बहुत छोटा स्पेस है तो वह तख्तीनुमा रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके डिफरेंट शेप होते हैं, डिफरेंट इसकी शक्लें होती है। दूसरा, इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी होती है इसकी? 5 to 10 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 5 to 10 माइक्रोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 से 4 मीटर माइक्रोमीटर तक होती है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के वक्त आपको बताया था कि जब एनसीईआरटी इस तरह की चीजें, यानी जो मेजरमेंट वाली चीजें अगर वो मेंशन करती है तो उनको याद कर लेना। उनको क्या कर लेना? याद कर लेना। इसलिए याद करना क्योंकि क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से ज्यादा होते हैं। और ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यानी आपने सिर्फ देखा तो आप उसको टिक मार्क कर देंगे। उन्होंने पूछा कि क्लोरोप्लास्ट की लंबाई कितनी होती है, आपने देखा तो सिर्फ 5 to 10। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सिर्फ आपको मेमोराइज करना होता है। तो याद रखिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर मेमोरी की बेस पे होते हैं, तो उनको याद कर लेना ही बेहतर होता है, ठीक है। नाउ बच्चों, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है, इनकी तादाद कैसी होती है? पहले तो मैंने कहा कि वो कहाँ होते हैं, नाउ इनकी तादाद कैसी होती है, इनके नंबर कैसे होते हैं? तो इनके नंबर एक भी हो सकता है, एक कलिये में एक हो सकता है, या एक कलिये में 20 से 40, 20 to 40 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसको याद रखना है, और अक्सर इस मामले में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो याद रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के नंबर या तो एक हो सकता है या 20 से 40 हो सकता है। अब एक कहाँ देखने को मिलेगा? तो उसकी एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। कौन है? क्लेमाइडोमोनास। याद रखिए कौन है वो? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर कितने होते हैं? एक। और प्लांट के अगर सब्ज यानी सब्ज पौधों की बात करें तो सब्ज पौधों में कहां पर होते हैं? पत्तियों में। पत्तियों में कहां पर होते हैं? तो मीजोफिल सेल में। कहां पर होते हैं? मीजोफिल खलिये में। तो यहाँ बेसिक याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट के नंबर कितने होते हैं, या तो एक होगा किसी या फिर 20 से 40। एक की एग्जाम्पल कौन है? क्लाइमाइडोमोनास। इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है क्लाइमाइडोमोनास। और दूसरा कहां पर होते हैं? मीजोफिल सेल। Now, बच्चों, what is mean by Chlamydomonas? तो Chlamydomonas basically it is an algae. Chlamydomonas ये क्या है? अलगा, ये जीनस है अलगाई का। और ये जो अलगाई है Chlamydomonas का स्ट्रक्चर देखिए मैंने यहाँ रखा है। इसके स्ट्रक्चर में एक चीज आपको जो खास दिख रही है वो क्या है? जैसा हमने यूग्लिना में पढ़ा था वैसे यहाँ पर है कि ये जो Chlamydomonas है इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है फ्लैजेला। क्या होता है इसके पास? फ्लैजेला। तो कभी याद रखना कि ऐसा अलगाई जिसके पास क्या होता है? फ्लैजेला, उसको होना है क्लाइमाइडोमोनास। और ये क्लाइमाइडोमोनास ये यूज होता है एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म का रोल प्ले करता है? मॉडल ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट इज मीन बाय मॉडल ऑर्गेनिज्म? यानी एक्सपेरिमेंटल एनिमल।
इसको क्या बोलेंगे आप एज अ एक्सपेरिमेंटल एनिमल। और ये जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल का रोल प्ले कर रहा है, इसकी स्टडी किस लिए, इसका यूज कौन से स्टडी के लिए करते हैं, तो इसका यूज स्टडी के लिए करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कौन सी स्टडी के लिए करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट डायनामिक्स। किसके लिए करते हैं, क्लोरोप्लास्ट डायनामिक्स की क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या काम होते हैं। अगर इसको समझना है कि एक प्लांट है और उस प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, तो एक प्लांट लेकर उसके एक सेल को निकालकर फिर उसके क्लोरोप्लास्ट को निकालकर फिर उसकी स्टडी करना, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो उससे सिंपल क्या है, उससे सिंपल ये है कि क्लेमाइडोमोनास ले लो। क्यों, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास जो है वो कैसा है, सिंगल सेल। कैसा है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इट इज एन सिंगल सेल एंड फ्लैजिलेटेड। कैसा है क्लेमाइडोमोनास, इट इज अ सिंगल सेल एंड फ्लैजिलेटेड। एक सेल होता है और उसके पास क्या होती है, फ्लैजेला। और उस एक सेल के अंदर क्या होता है, उस एक सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। उस एक सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस एनिमल का यूज करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या काम हो सकता है उसकी आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिक है, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया, इसको सिर्फ इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ ताकि आपको मालूम रहे, ताकि आपको क्लेमाइडोमोनास याद रहे। तो क्लेमाइडोमोनास को याद रखना, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज यहाँ मेंशन है, इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स है, दूसरे चैप्टर है जहां पर क्लेमाइडोमोनास का जिक्र है, तो हम वहां पर उसकी और डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिए कि क्लेमाइडोमोनास ये कैसा है, सिंगल या यूनिसेलुलर या यककलवी फ्लैजिलेटेड यूकैरियोट। ठीक है, यहाँ पर इतना याद रखना है। नाउ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास क्या हो जाए, स्पेस हो जाए लिखने के लिए। ये बहुत ज़्यादा गिचड़ मिचड़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस कम होने की वजह से मुझको यहाँ पर किसी तरह से इसको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो कभी कभार मेरे कैमरे के नीचे भी बहुत सारी चीज़ें छुप जाती है, तो आप लोग थोड़ा उस वक्त एडजस्ट कर लेना। ठीक है, नाउ ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगेन जो क्लोरोप्लास्ट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी कैसे घिरा होता है, दो झिल्लियों में। जैसा हमने लास्ट टाइम कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो झिल्ली होती है ना, अगर आपको याद हो रहा होगा तो। एक थी बाहरी झिल्ली बेरोनी और एक थी अंदरूनी झिल्ली। और अंदरूनी झिल्ली के अंदर क्या थे, बहुत सारे फोल्डेड स्ट्रक्चर। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, क्रिस्टी। क्या कहते थे हम वहां पर, क्रिस्टी। तो सेम यहाँ पर भी जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अंदरूनी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्रिस्टी की तरह फोल्डेड स्ट्रक्चर नहीं है। अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्रिस्टी की तरह फोल्डेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट की जो अंदरूनी मेम्ब्रेन झिल्ली है वो भी कैसी है, निम्न फुस्फुसित। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो झिल्ली है वो भी कैसी है, निम्न फुस्फुसित। बैरूनी झिल्ली और अंदरूनी झिल्ली। तो जो अंदरूनी झिल्ली है वो कैसी है, निम्न फुस्फुसित। और ये जो अंदरूनी झिल्ली है ना, अंदरूनी झिल्ली, और ये अंदरूनी झिल्ली कैसी है, निम्न फुस्फुसित। या फिर उसको हम इंग्लिश में क्या कहते थे, सेमी परमिएबल। याद आ रहा है आपको, जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आपको समझाया था, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने समझाया था कि बाहर की एक लेयर, अंदर की एक लेयर। जैसे घर होता है हमारा, तो घर के बाउंड्री वॉल होती है और एक घर का दरवाजा होता है। बाउंड्री वॉल से तो कोई भी अंदर आ सकता है, लेकिन घर के दरवाजे से कौन आएगा, सिलेक्शन होगा, कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में जो घर का आपका दरवाजा है उसको क्या बोलेंगे आप, सेमी परमिएबल। वहां पर हर किसी को परमिशन नहीं है, निम्न फुस्फुसित, हर कोई वहां नहीं आ सकता। लेकिन जो बाहर का गेट है, जो बाउंड्री वॉल का गेट है, वहां से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो सेम यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सेम सिचुएशन है कि एक बैरूनी लेयर है और एक अंदरूनी लेयर है। तो अंदरूनी लेयर कैसी है, निम्न फुस्फुसित। और ये अंदरूनी लेयर ने जो स्पेस कवर करके रखा है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। इस स्पेस को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। इसको क्या कहा जाता है,
स्ट्रोमा। नाउ बच्चों एक चीज याद रखिए, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा ये वो साइट है जो डार्क रिएक्शन, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो उस वक्त यहाँ पर कौन सा अमल होगा? डार्क रिएक्शन। अब ये डार्क रिएक्शन क्या होती है, कैसी होती है, ये आप लोग फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है कि स्ट्रोमा ये क्या होता है? अंदरूनी मेम्ब्रेन के, अंदरूनी मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ स्पेस है उसका नाम क्या है? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं? इस स्ट्रोमा के अंदर होते हैं एंजाइम्स। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। और इन एंजाइम की मदद कहाँ पर होती है? डार्क रिएक्शन में। कौन से रिएक्शन में? डार्क रिएक्शन में। नाउ बच्चों यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर है ना बहुत सारे आपको ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये कैसा लग रहा है? एज लाइक थैला, है ना? तो यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे चपटे थैलेनुमा साख्त पाई जाती है। क्या ही है? छोटे छोटे चपटे थैलेनुमा साख्त है। और ये चपटे जो थैलेनुमा साख्त है इनको कहा जाता है थाइलाकॉइड। इनको क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड। को क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको क्या नाम है? थाइलाकॉइड। क्या कहा जाता है इनको? थाइलाकॉइड। तो यहाँ पर बहुत बेसिक याद रखना है कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, देन इनर मेम्ब्रेन होती है, फिर अंदर क्या है? थाइलाकॉइड। और इनर मेम्ब्रेन का जो स्पेस है उसका नाम क्या है? स्ट्रोमा। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको याद रखना। स्पेशली जो चीज मैंने एक चीज और शेयर किया यहाँ पर वो यहाँ मेंशन नहीं है, फिर भी मैंने वो बताया, वो क्या है? स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन। तो अक्सर एग्जाम में क्या होता है? क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होते हैं कि दो चैप्टर है उनको कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी एनसीईआरटी के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। नाउ बच्चों हम बात कर रहे हैं थाइलाकॉइड्स। ठीक है, तो हमने कहा कि क्या होता है कि चपटे थैलेनोमा स्ट्रक्चर होते हैं और वो चपटे थैलेनोमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम थाइलाकॉइड्स। चपटे थैलेनोमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड्स। और ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ये एक के ऊपर एक क्या होते हैं? रखे हुए होते हैं। ये एक है, फिर उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा। तो ये ऐसे हैं जैसे सिक्कों को हम एक के ऊपर एक रखते हैं। जैसे हमारे पास कॉइन्स होते हैं ना, बचपन में आपने खेले होंगे, बचपन में आपने बहुत शौक से खेले होंगे, बहुत सारे कॉइन जमा किए होंगे और उनको एक के ऊपर एक जमाया होगा। या फिर बचपन में आपने वो खेले क्या, ऐसा बॉल से मारते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार? खैर उसको तो वो ईंट आप एक के ऊपर एक रखते हैं, पत्थर एक के ऊपर एक रखते हैं और ऐसा मारते हैं। तो जिस तरह से वो स्ट्रक्चर है, एक एक ईंट है, एक पत्थर है, उसके ऊपर दूसरा, या फिर एक कॉइन है, एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, एक के ऊपर एक कॉइन, जिस तरह से रखते हैं वैसा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक थाइलाकॉइड, फिर उसके ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड, उसके ऊपर तीसरा थाइलाकॉइड। और ये जो स्ट्रक्चर दिखता है थाइलाकॉइड का एक के ऊपर एक रखने के बाद, उसको कहा जाता है ग्रैना। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? जो आप थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक जमाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे ग्रैना। क्या कहेंगे इसको? ग्रैना। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी ग्रैना है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। लेकिन अगर आप सिंगल की बात करेंगे तो उसको क्या कहेंगे आप? ग्रैनम। सिंगल की जब बात करेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे? ग्रैनम। नाउ बच्चों यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ पर थाइलाकॉइड होते हैं और थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक जमा होते हैं और थाइलाकॉइड क्या बनाते हैं? ग्रैना। तो अब ये एक ग्रैना है, ये दूसरा ग्रैना है, ये एक थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड है, ये थाइलाकॉइड एक ग्रैना में, ये थाइलाकॉइड दूसरे ग्रैना में। तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन होता है? हाँ, इनके बीच में कनेक्शन होता है। और ये जो कनेक्शन है इट इज लाइक अ ट्यूब। ये कैसा है? ट्यूब। जैसा हमारे पास टंकी होती है ना, टंकी के बीच में एक ट्यूब होती है, पानी इधर से इधर जा सकता है, या हमारे बीच में कोई कनेक्शन होता है। तो इसी तरह से ये जो ग्रैना है, इन ग्रैना के अंदर जो थाइलाकॉइड्स है, उन थाइलाकॉइड्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम एक ट्यूब करती है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये सबके अलावा यहाँ पे क्या होता है? इनके अलावा एक और चपटे नल की साख्त की ट्यूब होती है। और इस चपटी नल की साख्त की ट्यूब को क्या कहते हैं? जो किसमें होती है? ग्रैना। और ग्रैना के मुख्तलिफ थाइलाकॉइड्स को वो क्या करती है? एक दूसरे से जोड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब नुमा साख्त, ये किसको जोड़ती है? तो ये ट्यूब नुमा साख्त थाइलाकॉइड्स को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? थाइलाकॉइड्स को। मुख्तलिफ ग्रैना के थाइलाकॉइड्स को एग्जाम में पूछ दी और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे ग्रैना लिख देते हैं उसका आंसर। वो ग्रैना को नहीं जोड़ती, ग्रैना के अंदर मौजूद थाइलाकॉइड को एक दूसरे से जोड़ती है। और इस
ट्यूब का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम है स्ट्रोमा लैमेली। इस ट्यूब का नाम क्या है? स्ट्रोमा लैमेली। तो यहाँ बहुत बेसिक पॉइंट याद रखना है कि ये जो ट्यूब है, ये देखिए यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस ट्यूब का नाम क्या है? इस ट्यूब का नाम है स्ट्रोमा। क्या नाम है इसका? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। अब हमको मालूम है अगर पाइप है या ट्यूब है तो वो क्या करेंगे? तो इधर साइड से कुछ प्रोटीन है, या इधर साइड से कुछ प्रोटीन है, या इधर साइड से कुछ मादा है, या इधर साइड से कुछ मादा है, तो उन दोनों को आपस में क्या करवाना है? एक्सचेंज करवाना है। नाउ ये जो थाइलाकॉइड है बच्चों, इस थाइलाकॉइड की जो झिल्ली है, ये जो थाइलाकॉइड है ना, ये एक थाइलाकॉइड है, ये दूसरा थाइलाकॉइड है। तो ये थाइलाकॉइड की जो झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है लूमन। क्या कहा जाता है स्पेस को? लूमन। तो यहाँ याद रखिए कि थाइलाकॉइड की झिल्ली जिस जगह को मलफूफ करती है, यानी जिस जगह को वो पकड़ के रखती है, जिस जगह को वो ऑक्यूपाई करती है, जिस स्पेस को वो ऑक्यूपाई करती है, उस स्पेस को क्या कहते हैं? लूमन। क्या कहते हैं उसको? स्पेस को लूमन। क्या कहते हैं बच्चों उसको? लूमन। नाउ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ याद रखना है। वो क्या है वो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपको, जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो और चैप्टर किसी वो फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में मेंशन है, बट यहाँ आपको बताने का मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पर होते हैं पिगमेंट्स। ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ क्या होते हैं? पिगमेंट्स। और ये जो पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? ये पिगमेंट्स एक काम करते हैं। वो काम क्या है? वो काम है लाइट रिएक्शन। कौन सा काम परफॉर्म करते हैं वो? लाइट रिएक्शन। यहाँ एक कंसेप्ट में क्लियर करता हूँ कि जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन वो होती है जिसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन होती है जिसको कहा जाता है लाइट रिएक्शन। एक रिएक्शन वो होती है जिसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा, जो मैंने पहले बताया। और ये जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ये लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकॉइड। कहाँ पर होती है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट है, इनको आपको याद रखना है कि थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है? उसके ऊपर होता है लाइट रिएक्शन। और ये जो मेम्ब्रेन स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो स्पेस को वो घेर के रखती है, उसको क्या कहते हैं? लूमन। क्या कहते हैं उसको? लूमन। नाउ बच्चों यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें जिनको याद रखना बहुत जरूरी है और एग्जाम में उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? थाइलाकॉइड्स होते हैं। और वो थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर एक जमा होते हैं। उन थाइलाकॉइड्स को जोड़ के रखने वाली कौन होती है? स्ट्रोमन लूमन। ना इसके अलावा यहाँ पर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ये जो डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंडेड। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड। ये एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड। तो इसके पास कितने स्ट्रैंड है, कितने धागे हैं? दो धागे। ये जो डीएनए है, ये डीएनए कैसा है? दो धागे वाला डीएनए। ये डीएनए कैसा है? दो धागे वाला डीएनए। और दूसरा ये डीएनए कैसा है? ये डीएनए है गोल। ये डीएनए कैसा है? गोल। अब ये डीएनए को यहाँ मेंशन करने का मकसद क्या है? ये डीएनए को यहाँ मेंशन करने का मकसद ये है क्योंकि इसी तरह का डीएनए देखने को मिलता है, इसी तरह का सेम डीएनए देखने को मिलता है इन प्रोकैरियोट। कहां पर देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक से। इसी तरह का सेम डीएनए देखने को मिलता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दो धागा गोल्ड डीएनए, दो धागे गोल्ड डीएनए, ये कहाँ कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा होता है राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम।
और ये जो राइबोसोम है ये कौन से टाइप के हैं? 70S। कौन से टाइप के हैं? 17S। और ये जो 70S टाइप के राइबोसोम है ये भी कहाँ देखने को मिलता है? एक तो आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसी तरह का राइबोसोम आपको कहाँ देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। बच्चों इस पॉइंट को भले ही आपको दोबारा वापस पीछे जाना पड़े यूट्यूब को, आपकी वीडियो को, तो आप पीछे लेके जाइए, दोबारा इस पॉइंट को सुनिए, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या याद रखना है कि दो धागा गोल्ड डीएनए होता है, और ये दो धागा गोल्ड डीएनए क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्रोकैरियोट में होता है। इसी तरह से राइबोसोम होता है, राइबोसोम 70S टाइप होता है, 70S टाइप का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। ना बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, और उस डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? उस डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता था? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। अब ये डीएनए तो क्लोरोप्लास्ट में भी है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को भी क्या बोलेंगे आप? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनेली जो अपने प्रोटीन के लिए या अपने काम के लिए पूरी तरह से न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है। कुछ काम, कुछ प्रोटीन वो खुद अपने बना सकता है, और कुछ प्रोटीन जो उसको चाहिए वो कहाँ से लेगा? न्यूक्लियस। जैसा मैंने कहा था कि आप अपने काम अगर खुद करते हैं तो आप इंडिपेंडेंट है, आप सेमी ऑटोनोमस है। किसके? मम्मा के, आपके अम्मी के, है ना? क्यों? क्योंकि आपके अम्मी आपके सारे काम करने के लिए परेशानी नहीं लेते। उनको मालूम है कि मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है, मेरी बेटी बहुत फर्माबरदार है, आधे काम वो अपने खुद कर लेती है। तो आप क्या हो गए उस वक्त? सेमी ऑटोनोमस। तो न्यूक्लियस मतलब अम्मी, और क्लोरोप्लास्ट मतलब आप, या माइटोकॉन्ड्रिया मतलब आप। तो आप सेमी ऑटोनोमस है और मदर ऑटोनोमस है, वो खुद पूरे काम कर सकती है, हर एक का काम कर सकती है। तो सिंपल लॉजिक लगा के यहाँ याद रखना कि जब भी आपको क्लोरोप्लास्ट के मामले में या माइटोकॉन्ड्रिया के मामले में कभी प्रॉब्लम आए कि ये सेमी ऑटोनोमस है या ऑटोनोमस है, उस वक्त इस एग्जाम्पल को याद कर लेना, आप और आपकी अम्मी। ठीक है, यहाँ पर सिंपल ना हो। बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम, राइबोसोम कहाँ पर देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पर देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, उन राइबोसोम से क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम है वो छोटे होते हैं। क्या मतलब है इसका? जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर हमने जब एनिमल सेल या हम यूरोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी बॉडी होती है ना, एटसेट्रा। हमने यहाँ पर तो ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या होता है? राइबोसोम। अब यहाँ पर राइबोसोम कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ जो राइबोसोम है वो कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और अभी हमने कहा कि एक और राइबोसोम है, वो कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम है, वो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से कैसा है? छोटा। वो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से कैसा है? छोटा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के अंदर, राइबोसोम प्लांट सेल के अंदर, राइबोसोम एनिमल सेल के अंदर दो टाइप के हैं। एक वो है जो साइटोप्लाज्म में है, दूसरा टाइप कहाँ पर है? या तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है या तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। और एग्जाम में यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना। बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है? राइबोसोम है, राइबोसोम है 18S टाइप, और 18S राइबोसोम कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ जो राइबोसोम है, यहाँ जो राइबोसोम है वो राइबोसोम कौन से है? यहाँ जो राइबोसोम है वो 80S, और यहाँ जो राइबोसोम है वो कौन से है? 70S। तो एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछने का कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम होता है तो वो कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है?
ठीक है। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नहीं तो मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप मुझको क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने एक चैनल बनाया है नीट उर्दू प्रिप के नाम से, आप वहां पर भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए बहुत, मेरे तक रीच करने के लिए सारे रास्ते आसान करके रखे। शर्त यह है कि आप लोग मेरे से कितना फायदा उठा सकते हैं। मैं आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की मदद करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बस शर्त यह है कि आप लोगों में से कितने लोग मेरे से फायदा उठा सकते हैं, कितने लोग आप अपने में स्टडी कर सकते हैं। और याद रखिए हमारा जो नीट एग्जाम है, जो हमारा टारगेट है, जो अभी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2020 के अंदर, उनके लिए तो टाइम कम है, लेकिन वो स्टूडेंट जो आगे आने वाले हैं 21 के अंदर, 22 के अंदर, 23 के अंदर, तो उनके लिए एक बड़ा चांस है, एक बहुत बड़ा स्पेस है, एक बहुत बड़ा टाइम है। अगर वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हो जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो। अगर आपके कोई दोस्त है, आपके भाई है, आपकी बहन है, आपके रिश्तेदार है जिनको अभी तक ये चीज़ नहीं मालूम, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप उन तक इस चैनल की लिंक को पहुंचाइए, उनको बताइए कि अब उर्दू में भी स्टडी करने के लिए यूट्यूब के ऊपर मटेरियल अवेलेबल है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी हेल्प इस मायने में आप लोग करिए। मैं जब आपकी हेल्प कर रहा हूं तो आप लोग मेरी हेल्प ये करिए कि अननोन लोगों तक, ऐसे लोगों तक जिन तक मैं रीच नहीं कर सकता, जिन तक मैं नहीं पहुंच सकता, आप उन तक इस लिंक को पहुंचाइए, उनको शेयर करिए, उनको बताइए, उनको समझाइए, आपके टीचर्स को दीजिए, आपके पास जो जिम्मेदार है उनको बताइए कि इस तरह की चैनल स्टार्ट हुई है और उसके माध्यम से हम फ्री में उनका पूरा नीट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। डीपीपी आपके पास है, आपके पास डीपीपी आ रहा है, तो उस डीपीपी को भी बताइए कि डीपीपी इस वे में हो रहा है। फिर अभी हमारा ग्रैंड टेस्ट भी है। तो ये पूरा पैटर्न जो हम लेके चल रही है, एक्सीर एकेडमी जो लेके चल रही है, वो आप लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए लेके चल रही है, वो आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए लेके चल रही है, आप लोगों के प्रेजेंस के लिए लेके चल रही है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पर अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको मुझको यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज करते हैं। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों की और मुलाकात होगी।